नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों पर गुणा गणित क्या है, अनुज श्रीवास्तव जी लाइव रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं। और कल हमने आपको दिखाई नगीना में क्या हालचाल है, नगीना में कौन आगे है कौन पीछे है, नंबर 1 2 3 पर कौन है। और आज अनुज श्रीवास्तव जी मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और मुजफ्फरनगर आज दिन भर इन्होंने घूमा और कल जो है आधा दिन मुजफ्फरनगर में रहने वाले हैं शायद, और उसके बाद कैराना में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में इन्होंने क्या देखा, आज इन्होंने हरिंद्र मलिक से बात की, जनता से बात की, लोगों से गांव गलियों सड़कों पर घूमे हैं। मुजफ्फरनगर में कौन है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, बताएंगे। और मुजफ्फरनगर के भीतर और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर ठाकुर समाज बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, बहिष्कार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की अपीलें कर रहा है। और ठाकुर समाज पूरी तरीके से इस बार केंद्र की सरकार यानी केंद्र की बीजेपी यानी गुजरात हैंडेडले जो हैंडल हो रही है गुजरात से जो बीजेपी, उस बीजेपी को उत्तर प्रदेश का ठाकुर समाज वोट नहीं देना चाहता है। उत्तर प्रदेश का ठाकुर समाज योगी आदित्यनाथ के साथ तो है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये खुलकर मुखर होकर कैमरों के सामने आकर कह रहा है, बता रहा है। और अपनी बात को इससे पहले उल्टा चश्मा यूसी के इससे पहले जो हम लोगों ने पॉडकास्ट लाइव किया था, उस लाइव में हमने ठाकुर समाज के, राजपूत समाज के करनी जो सेना है उससे लोगों को बुलाया था, बिठाया था और ये बात पूछ रहे थे कि क्यों दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी से। ठाकुर समाज तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना वोटर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ठाकुर समाज को अपनी मिल्कियत समझती है, तो फिर ठाकुर समाज क्यों विद्रोह कर रहा है और इसका असर कितना है, मुजफ्फरनगर में कितना है और कैराना में कितना है, नगीना में कितना है, क्या है, कैसे है, क्या बाजी पलटने को तैयार है ठाकुर समाज या फिर आखिर में मान जाएगा। क्या देख रहे हैं अनुज जी, मुजफ्फरनगर में कौन आगे पीछे है, क्या है मुजफ्फरनगर की ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए भरत भाई, बात एकदम सही आपने कही है। और जो बात आपने उठाई है, ठाकुर समाज नाराज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, केवल मुजफ्फरनगर में ही नहीं, जहां जहां मैं देख रहा हूँ, जहां जहां से रिपोर्ट आ रही है। और चूंकि मैं फील्ड पर हूँ, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किसका माहौल ज्यादा टाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हरिंद्र मलिक एक बड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं संजीव बालियान को। संजीव बालियान के लिए एक कहा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों के अंदर गुस्सा है कि वो कहा ये गया कि वो दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद वो मुजफ्फरनगर को भूल से गए हैं। और ठाकुर समाज का जो बड़ा फैक्टर है वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बड़ा फैक्टर ये साबित होने वाला है आगे आने वाले वक्त में। अलग अलग गांव है, अलग अलग कस्बे हैं जहां पर बैठकें हो रही हैं। 2-2 3-3 हजार 4-4 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक ही समाज के, और वो चर्चा कर रहे हैं। पंचायत कह सकते हैं, आपकी एक पंचायत बैठाई जा रही है और वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वोट किसे नहीं देना है। किसे देना है वो तो बात की बात है, लेकिन किसे किसे नहीं देना है, है, मतलब बीजेपी मैं को उसी नहीं पर देना आ है। रहा हूँ। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। ऐसी बातें, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। आप चौक चौराहों पर किसी से भी बात कर लीजिए, पान की दुकान पर भी खड़े हो जाएंगे तो वहां लोग आपको बता देंगे कि फला गांव पर वहां पर इतने लोग इकट्ठा हुए थे और वहां फला लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। इसमें कुछ छुपा नहीं है। इसमें अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों में घूम जाइए तो आपको पता चलेगा। हाँ, शहरी अच्छा, इलाके मतलब ठाकुर मुजफ्फरनगर में समाज वोट नहीं दे रहा है इस बार बीजेपी को? ये वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है भरत भाई, ये तो नहीं, लेकिन अभी नाराजगी दिखाई दे रही है, इसमें कोई नहीं, दो राय नहीं रैलियां है। तो कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, बहिष्कार करो, इनको हाँ, वोट नहीं देंगे। बहिष्कार करो, लेकिन अब उसमें भी अगर दो फाड़ हो जाते हैं। कुछ लोग हैं कि एक तबका ये भी कह रहा है कि अंदर खाने से खबर आ रही है कि कुछ लोग 1,500 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, बुलाइए, सारी बातें आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका है, एक बड़ी संख्या है अच्छा जो कि चलिए, नाराज एक दिखाई एक दे ये रही है। बात हो गई, एक ये बात हो गई, क्योंकि हम लोग बड़ा शॉर्ट में बातचीत करेंगे और बहुत घुमाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि दर्शक इस शो में जुड़ते हैं। आपकी ग्राउंड पर आपने क्या देखा, क्या हवा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रैलियों से हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस हवा को दिशा दे रही है गोदी मीडिया। तो धरातल पर, जमीन पर क्या चल रहा है ये लोगों को मालूम नहीं चलता है कि जमीन पर क्या है। जहां मोदी जी ने रैली कर दी वहां गोदी मीडिया चिल्लाने लगता है कि रैली रैली रैली, मोदी 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 मोदी। लेकिन जमीन पर आम आदमी क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, वो इस शो में हम आपसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक तो आपने ठाकुर वाली बात बताई, चलिए ठीक है, कंफर्म किया आपने। दूसरी बात ये कि लोग ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कोस रहे हैं कि इतने सालों में किया क्या है, इतने सालों में इस सीट पर हुआ क्या है। तो इससे जयंत चौधरी को टारगेट कर रही है बीजेपी कि जयंत चौधरी के पिताजी रहे इतने समय तक, फिर उनके पिताजी रहे, फिर इन लोगों ने 70 साल में क्या किया, इतने सालों में यहाँ की जमीन पर क्या किया, बर्बाद कर दिया, गुड़-गोबर कर दिया। ये मंच से कहा जा रहा है जयंत चौधरी के सामने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। तो एक वर्ग है जो जयंत चौधरी से नाराज दिखाई दे रहा है क्या? जो बातें आ रही हैं, लेखों में लिखी जा रही हैं, क्या वो सही हैं? कि जयंत चौधरी के साथ मैंने वो पूरा वर्ग है जो वर्ग इंडिया गठबंधन में जब जयंत चौधरी थे तब उनके साथ था। अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाइए भरत भाई कि जयंत चौधरी जो है वो तुरंत एनडीए तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे फंस गए हैं। वो करे तो क्यों? करे क्या, नाराजगी क्यों ना जाहिर हो। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी को हराया है, झंडा और डंडा लेकर आगे बढ़े थे गठबंधन का कि भाई इस कहाँ कहाँ प्रत्याशी को हरा नहीं कहाँ? जीतने देंगे। विधानसभा चुनाव में भाई आपने देखा नहीं, आरएलडी के विधायक जीते, अच्छा, शांति शांति विधानसभा का की क्या बात हाल कर रहे रहा। हैं। हाँ, तो अब वो अब बीजेपी को जिताएंगे कुछ दिनों बाद। अब कुछ हाँ। दिन पहले आप हरा रहे हो, कुछ दिन बाद आप जिताओगे, तो इसमें हम्म। नाराजगी नहीं होगी क्या। मैं आपको एक हम्म। बात बताऊं, कुछ लोग मुझे मिले तो आरएलडी के लोग, उन्होंने कहा कि भाई विधायक भी फंसे हुए हैं, वो कह रहे करे तो करे क्या। अभी कुछ हम्म। दिन पहले तक तो हम कह रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा है, इनके खिलाफ बोल रहे थे, अब हमें इनके पक्ष में बोलना पड़ रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर नेताओं किसी नेताओं को बदलने में तो बहुत वक्त नहीं लगता है, लेकिन जनता जनता चाह रही है, वो सपोर्टर क्या चाह रहा है जो सपोर्टर अभी तक आरएलडी का सपोर्टर था, क्या वो आरएलडी के साथ साथ बीजेपी में सपोर्टर भी, या वो वोटर जो फूट है, वो भी चला फूट गया? है, फूट है फूट भरत है, भाई, अच्छा। फूट है इसमें, फूट है, बिल्कुल फूट है। इसमें हाँ। कुछ लोग तो लॉयल्टी दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हाँ। जयंत चौधरी क्योंकि वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं आरएलडी से, अजीत सिंह के हम्म। जमाने से जुड़े हुए, उनको उनके साथ हम्म। पर्सनली उनका संबंध रहा है, तो वो हम्म। छोड़कर नहीं जाएंगे। वो उनकी लॉयल्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं, वफादारी है पार्टी के साथ। हम्म। हम्म। हाँ, ये बात भी जरूर निकल कर आ रही है कि सामने वाले प्रत्याशी का वहां समर्थन, मतलब समर्थन कह सकते हैं कि उनकी हम्म। तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें जाना होगा, हमारी मजबूरी है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ये बातें हैं भरत भाई, हाँ। कैमरे पे हाँ। मैं आपको हाँ। सुनवा दूंगा। अगर कोई हाँ। कहे कि ऐसा नहीं है तो मैं उनको सुनवा भी सकता हूं। और ऐसे हाँ। नहीं कि किसी के साथ हमने बुला के वो भीड़ बात की है, गली में जा हम्म। रहे थे, हमने चलते चलते रैंडमली बात की है। आपको मैं हम्म। वीडियो दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने हम्म। कहा कि करे तो करे क्या। तो मैंने कहा इधर हुआ उधर खाई, आपके लोग तो बड़े असमंजस में, कह रहे बिल्कुल कंफ्यूजन में है, लेकिन क्या हम्म। करें। और सामने वाले प्रत्याशी की वो तारीफ करेंगे, हाँ वो बहुत बढ़िया है। अब आप हम्म। देखिए, अब भाई कई बार लोग कहते हैं कि जो है बीजेपी के सांसद क्षेत्र में नहीं आए, उनको उनको लाकर खड़ा कर दिया। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कैराना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के सांसद को अगर आप खड़ा कर दोगे तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि यहाँ के हम्म। सांसद है। प्रदीप चौहान लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, कैराना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी हम्म। बातें भी निकल कर आ रही हैं भरत भाई। तो विरोध है। और आप ये सोचिए कि वो जो लहर, और आप जिस बात की आपने जिक्र की है वो जो हम्म। रैली और जनसभा में कि बहुत हम्म। ज्यादा लहर दिखाई देती है, ये देती है, वैसी कोई लहर पश्चिमी उत्तर मतलब प्रदेश की मोदी जी राज। की लहर और बीजेपी की लहर गोदी मीडिया पर है, जमीन पर जो है हालात बहुत अच्छे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज और जानना मेरी चाहेंगे। मेरी आज ही बहुत। बात हो रही थी एक व्यक्ति हाँ। से, उन्होंने हम्म। साफ इस बात को कहा जो बात आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई लहर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि उल्टा नाराजगी दिखाई दे रही है। अच्छा, तो आप मुजफ्फरनगर के भीतर आज पूरा दिन रहे, हरेंद्र मलिक से भी मिले और कई नेताओं से बातचीत भी करी, इंटरव्यू भी लिए। तो जो दर्शकों को इंतजार है जिस सवाल का, वो सवाल ये है कि आप हरेंद्र मलिक और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो, और बसपा में, तीनों में नंबर 1, 2, 3 करना हो तो फिर कैसे करेंगे? सपा, बसपा, बीजेपी में कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3? देखिए, मैं भरत भाई अपनी बात पे कायम रहूंगा। 60-40, 70-30 का रेशियो है, एज मिला हुआ है हरेंद्र मलिक को, तो उनको नंबर 1 पर रख सकते हैं हम आज की डेट में। अभी अच्छा। कितना बज रहा है, 8:54 पर अगर हम देखें तो इस हुँ। समय हम हरेंद्र मलिक को एज दे सकते हैं 10-20% हुँ। का। और हुँ। सेकंड नंबर पर मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, संजीव बालियान का विरोध जरूर है, लेकिन हुँ। लोग जो हैं वो दबी जुबान में क्या, कुछ लोग तो बहुत खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है संजीव बालियान जैसे भी हो, हमें योगी और मोदी से मतलब है। तो जो उनके कट्टर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो उनके साथ हैं।
तीसरे नंबर पर मैं बसपा को रखूंगा। बसपा का हाँ मुझे यहाँ पर कुछ नहीं देखिए, कट्टर की तो बात कर ही नहीं रहे हम लोग, कट्टर की बात नहीं कर रहे। अब कट्टर सपाई है तो सपा के साथ ही रहेगा, कट्टर हाँ भाजपाई है भाजपा के साथ हाँ रहेगा। अब बहन जी अगर उस सीट पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, अब जैसे AIMIM का कट्टर कोई सपोर्टर है तो उसी के साथ रहेगा। लेकिन आप जो लोगों में देख रहे हैं, लोगों के हिसाब से आप ये बताइए नंबर हाँ 1 2 3। मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हाँ हूँ। एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पर अच्छा। हरेंद्र मलिक, दूसरे हाँ नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, बीजेपी। और हाँ। बीएसपी की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी हम्म का यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे बहुत कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हम्म फिर मैं कहूंगा, जैसे मैंने नगीना में कहा था कि नहटौर आ रहे हैं अखिलेश यादव, उसके बाद अगर चंद्रशेखर की हवा थोड़ी कम हो जाए तो हो जाए। यहाँ पर हम्म 14 तारीख को मायावती आ रही है मुजफ्फरनगर में, उसके बाद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव में अभी तक वो बाहर नहीं निकली है और 14 तारीख को पहुंच रही है और पहली नहीं, रैली यहीं से होगी। एक चीज और चंद्रकांत जो कह रहे थे, एक चीज बता रहे थे कि चंद्रशेखर यहाँ पर हरेंद्र मलिक को बैक सपोर्ट दे रहे हैं, बैक फायर यहाँ से वो भी कर रहे हैं, नगीना से मुजफ्फरनगर में सहयोग जो है सहायता हो कर रहे सकता हैं। है, ये बात मैं क्या चंद्रकांत की एकदम सही क्या मानता हूँ। क्या लॉजिक है, किस बात पर आप ये कह रहे थे इससे पहले? देखिए, मैं किस बात पर इस बात को कह रहा हूं, मैं उस पर फिर से आता हूं। देखिए, एक वक्त था जब जयंत और चंद्रशेखर मंच हम्म साझा किया करते थे। ये ठीक मंच है। साझा करते थे। अगर आपको याद हम्म होगी, महू में एक रैली हुई थी, मध्य हम्म प्रदेश के महू में एक रैली थी जिसमें अखिलेश, चंद्रशेखर और जयंत तमाम नेता थे। और चंद्रशेखर ये कभी नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी इस गठबंधन को छोड़कर जाएं। जयंत चौधरी हम्म और चंद्रशेखर ने एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। हम्म लेकिन अब हुआ क्या है कि देखिए, आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव से पूछा जाए कि हम्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपना बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं, हम्म तो अखिलेश यादव जाहिर तौर पर कहेंगे कि वो अपना दुश्मन जयंत चौधरी को ही मानते होंगे। और मुझे हम्म याद आ रहा है, हाल ही में एक इंटरव्यू में सुन रहा था अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने कहा कि हरेंद्र मलिक और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। हम्म जयंत चौधरी खुद मलिक से मिलने गए और ये जयंत चौधरी ने कहा कि हरेंद्र मलिक के नाम पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, संजीव बालियान को चुनाव हराना है चाहे जैसे हराना पड़े। और उसके हम्म कुछ ही दिन बाद जयंत चौधरी उस पाले में जाकर खड़े हो गए। देखिए, भरत जी, है क्या समीकरण ये है कि नगीना में यादव हम्म वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में नहीं। हम्म जो जिस लॉजिक की बात हो रही थी ना कि चंद्रशेखर को सिंबल क्यों नहीं मिला, तो हम्म चंद्रशेखर खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल में, जो आखिर में जब चंद्रशेखर ने सारे समीकरणों को समझा, तो चंद्रशेखर ने खुद उनके सामने शर्त थी कि आप सिंबल पर चुनाव लड़िए, तो चंद्रशेखर ने सारे गुणागणित लगाए। तो चंद्रशेखर हम्म जब यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका फोकस, देखिए, चंद्रशेखर का पूरा फोकस सिर्फ नगीना है। बाकी किसी सीट पर क्या हो रहा है इससे चंद्रशेखर को कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। तो चंद्रशेखर से जब इसको लेकर बात हुई कि आप किस सीट पर, भाई मुजफ्फरनगर की सीट पर आपका क्या रुख रहेगा, ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर के कहने पर 1000 वोट 5000 वोट भी मुजफ्फरनगर में प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आप हरेंद्र मलिक की पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैंने अनुज जी का हरेंद्र मलिक से बातचीत का पूरा इंटरव्यू सुना है, एक नहीं 2 से 3 बार मैं सुन चुका हूं उसको। हरेंद्र मलिक किसी से भी संबंध खराब नहीं करना चाहते, चाहे वो आरएलडी के असंतुष्ट नेताओं की फौज हो, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी के उन नेताओं की लंबी फहरिस्त हो जो मुजफ्फरनगर में किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में है कि आखिर हमारा प्रत्याशी है नहीं तो हम करें क्या। ऐसी सीटों पर भरत जी हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। और ये तो देखिए, अभी मैं अगर कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि अरे कि आप राजनीति में बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है भरत जी कि देखिए, ऐसा होता है जिन सीटों पर प्रत्याशी मन मुताबिक ना हो, जनता के समझ में ना आ रहा हो, वो बाकी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और दूसरे नेता भी ऐसा करते हैं। तो चंद्रशेखर का सपोर्ट अगर हरेंद्र मलिक को मिल जाता है तो वो हरेंद्र मलिक के लिए एक प्लस पॉइंट है। और मुजफ्फरनगर में आरएलडी से असंतुष्ट नेताओं की भी एक लंबी फहरिस्त है जो इस पक्ष में नहीं थे कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाएं। देखिए, चौधरी अजीत सिंह ने जब कोई भी फैसला लिया तो अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से चर्चा करके लिया, उनकी राय के आधार पर लिया। जैसे 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा मोड़ूंगा, बिहार में रामविलास पासवान जब कोई फैसला करते थे तो अपनी पार्टी से पूछ कर करते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है, चिराग पासवान पर 35 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लग रहा है।
पार्टी के 25 बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं। तो आप समझिए कि यही स्थिति जयंत चौधरी के सामने है। आरएलडी के लोगों की मजबूरी है, जो चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह को मानते हैं, उनकी मजबूरी है। बाकी जो आरएलडी की वाकई विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो जयंत चौधरी के फैसले के साथ नहीं है। तमाम वहां के जाट नेता, तमाम वहां के ठाकुर नेता जयंत चौधरी से नाराज है, और नाराज इस वजह से भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उनको मंच पर जगह नहीं मिली, प्रधानमंत्री का सम्मान करने तक का मौका नहीं दिया गया। और हरेंद्र मलिक के लिए ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, बालियान के सामने दिक्कत यह है कि वो 6000 वोटों से चुनाव जीते थे, और इस बार संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे कद्दावर नेता खुला झंडा उठाए हैं, खुली बैटिंग कर रहे हैं। तो संजीव बालियान के लिए बहुत अच्छी स्थिति है भरत जी, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। अनुज जी जो बात कर रहे हैं 70-30 वाली, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं यहां पर एक पॉइंट अपना फिर से जोड़ रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जोड़ रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रजापति, उनके वोटर्स यहां पर ठीक ठाक संख्या में हैं। और देखिए, मायावती जब यहां पर रैली करेंगी तो चुनावी फिजा में बदलाव आना तय है। मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पर आपसे सहमत हूं कि मायावती, लेकिन संजीव बालियान जैसे मैंने तो मायावती अगर रैली करेंगी तो आपने जो नंबरिंग बताई है, नंबर 1 पर सपा, 2 पर बीजेपी, 3 पर बसपा, वो नंबरिंग बदल सकती है क्या? नहीं, मैंने ये नंबरिंग नहीं बताई है, मेरी नंबरिंग को फिर से याद करिए। मैंने कहा है नंबरिंग नहीं है, नहीं आपने वो दूसरे शो में नंबरिंग बताई थी, आपको याद दोबारा यहाँ दिलाना होगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी नंबरिंग बता रहा हूं। नंबर 1 पे हरेंद्र मलिक, नंबर 2 पे बसपा, नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान। अच्छा, और अनुज जी के हिसाब से नंबर 1 पर सपा, नंबर 2 पर बीजेपी, नंबर 3 पर बसपा। हाँ, ये इनके हिसाब से है, लेकिन मेरा गणित ये कहता है कि मायावती की, देखिए संजीव बालियान नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ ठाकुर पंचायत नहीं कर रहे हैं। ले रहे हैं आप, हमको लग रहा है ऐसा। भरत जी, सिर्फ ठाकुरों की पंचायत चल रही है ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, गांवों में छोटी छोटी पंचायतें हो रही हैं, जो जाट भी कर रहे हैं, जो सैनी भी कर रहे हैं, जो ब्राह्मण भी कर रहे हैं, और ब्राह्मणों की बड़ी पंचायत 17 अप्रैल को होने जा रही है। आपका यह कथन चंद्रकांत जी नरेंद्र मोदी के उन भाषणों से मेल नहीं खाता है जिनमें वो ये बात कहते हैं कि जनता मोदी को देखकर उनकी गारंटी पर वोट देती है या दे रही है, या अब तक का जो रिकॉर्ड है उससे मेल क्यों नहीं खा रहा है आपका ये? भरत जी इस अभी देश तक में बार-बार उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना कि बीजेपी से अगर किसी को भी खड़ा कर दिया, वो शब्द नहीं कहना चाह रहा मैं, तो वो जीत गया। और ये संजीव बालियान तो बहुत बड़े आदमी है, फिर भी छोटे मोटे तो है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं ना, इस बार का जो चुनाव है भरत जी, बार बार कहा जा रहा था कि विपक्ष दिशाहीन है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है भरत जी, लेकिन इस बार का चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड बनाम जनता है। इस बार का चुनाव तथाकथित अच्छे दिन बनाम जनता है, और इस बार का चुनाव महंगाई की मार बनाम जनता है। इस बार का चुनाव काला धन वापस आएगा बनाम अच्छे ये जनता के। इस बार का चुनाव जो है वो पेट्रोल की मार बनाम जनता है। इस बार का चुनाव सिलेंडर की कीमत बनाम जनता। इस बार का चुनाव किसानों की एमएसपी बनाम जनता। इस बार का चुनाव जो है अन्नदाता के पैरों के नीचे बिछी हुई कीलियां बनाम जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही कहां है। अभी आप पहले चरण की वोटिंग होने तो दीजिए, उसका वोटिंग परसेंटेज आने तो दीजिए, चुनाव तो उसके बाद बदलेगा। हरेंद्र मलिक से जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि भाई जीत रहे, कह रहे हाँ जीत रहे। मैंने कहा कितने अंकों से? कह रहे 6 अंकों से जीत रहे। मैंने कहा 4 जून को आपके साथ मैं मुलाकात दोबारा करने के लिए आऊंगा। कह रहे स्वागत है, 4 जून को छोड़िए, 19 तारीख को शाम को आ जाइएगा, यही बता दूंगा कितने वोटों से जीत रहा हूं। तो ये अति आत्मविश्वास है या आत्मविश्वास है, ये तो मैं नहीं जानता। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा था 19 तारीख की रात में शाम को ही पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ तो गोदी मीडिया, चंद्रकांत जी, यहाँ तो गोदी मीडिया यही जोड़ रही है कि भाई कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की, तो बोले 4, 5, 6, 7 के ऊपर भरत जी, और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही दूसरी सीट पर अनुज जी पहुंचे हैं, और ये नगीना सीट बीजेपी के पास जा नहीं रही, मुजफ्फरनगर बीजेपी के पास जा नहीं रही, कैराना में इकरा हसन ने अलग ही किस्म का जो है झंडा बुलंद कर रखा है। अनुज जी कह रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही निकली हुई जा रही हैं अभी आज की तारीख में। आगे अनुज जी और सीटों पर जाएंगे तो क्या निकाल कर लाएंगे, क्या बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, वो अलग की बात है। 3 सीटें यहाँ होंगी,
डिम्पल मेरठ से यादव भी की खबरें एक आ सीट रही हैं। और हो गई, मुजफ्फरनगर की एक सीट और हो गई, 3-2-5 हो गई। और डिम्पल जी की अनुज जी, गाजीपुर की एक सीट और हो गई, 6 हो गई। और गाजीपुर के बाद घोसी एक और हो गई, 7 हो गई। प्लस कन्नौज अगर रख लेंगे, कन्नौज में चलिए अभी छोड़ देते हैं। बदायूं आजमगढ़ आप रख रख लीजिए। लीजिए, 7 हो गई। अरे अभी मैं कहूंगा तो तो आप कहेंगे कि आप फिर आपके बयान कथन से मेल नहीं खा रहे। मैं तो कह रहा हूं लोगों को इस बार पीलीभीत चौंका देगा। मैं तो यहां तक कह रहा हूं। और दूसरी बात, अनुज जी कल जाएंगे कैराना। मैं आज कह रहा हूं कि कैराना इकरा हसन मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपनी वो बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत मजबूत चुनाव लड़ नहीं, रही है, इकरा तो बहुत मजबूत मजबूत लड़ चुनाव, रही हैं, इकरा मजबूत लड़ रही हैं, इसमें कोई दो राय बहुत नहीं। इकरा मजबूत। इकरा 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 हसन इकरा 3 दिन पहले इकरा हसन जिस तरीके से मंच पर भरत जी फूट फूट कर रोई हैं, अगर कैराना का कोई पिताजी का कोई नाम भी लेकर रोई वोटर हैं। होगा, उनके देखिए वो राजनीतिक परिवार से आती चंद्रकांत, हैं। इतने दमन के बावजूद, अनुज जी बस आ रहा हूं, हिंदुओं के इतने दमन के बावजूद नाहिद हसन और इकरा हसन का परिवार टूटा नहीं। उस परिवार के साथ लोगों की संवेदनाएं चल रही हैं, जुड़ी हैं। और इकरा हसन की उम्र क्या है भरत जी? इकरा हसन की उम्र क्या है? एक वो अपनी बच्ची की तरह उनको प्यार कर रहे हैं, बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बेटी के प्रति अपने फर्ज को निभाएंगे। कैराना इकरा बोल रहा है इस समय। देखिए, कुछ सीटों का परिणाम बिल्कुल डिक्लेयर है। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो होगी, वोटिंग होगी, परिणाम आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन का वेट और करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी घबराई ना होती, मैं बहस को मोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी घबराई ना होती तो 13 सांसदों के, सिटिंग सांसदों के टिकट न काटने पड़ते भरत जी, न काटने पड़ते। अगर आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर वोटिंग हो रही है, अगर आप कहते हैं मोदी के चेहरे पर वोटिंग हो रही है, अगर आप कहते हैं कि बाबा के बुलडोजर पर वोटिंग हो रही है, और अगर आप इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और तमाम उनके जो काम है उस पर वोटिंग हो रही है, अगर राम मंदिर पर वोटिंग हो रही है, तो फिर इन सांसदों के टिकट क्यों काटने पड़े? और मैं तो टेक्निकल पॉइंट पे बात करता हूं। हेमा मालिनी से 10 महीने छोटी रीता बहुगुणा का टिकट क्यों काटा गया? क्या यह उत्तराखंड का अपमान नहीं है? क्या ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहन का अपमान नहीं है? क्या रीता बहुगुणा जोशी ब्राह्मण नहीं है? और आपने ऐसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को टिकट दे दिया जिसने राजनीति में कभी रा नहीं सीखा। आप क्या बात करते हैं? आप फिर आप कहते हैं कि आप परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। आप घर में जाकर के टिकट दे रहे केसरीनाथ त्रिपाठी की। और मैं इस मंच से बधाई देता हूं रीता बहुगुणा को कि उन्होंने सामाजिक जो राजनीतिक शिष्टाचार होते हैं उनका भी पालन किया। वो बुके लेकर पहुंची नीरज त्रिपाठी के घर। ये नीरज त्रिपाठी का फर्ज था कि रीता बहुगुणा के घर आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम और आप तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक शिष्टता और शुचिता भी कुछ होती है, वो तक नहीं निभाई जा रही है। किस तरीके से टिकट काटे जा रहे हैं और किस तरीके से जबरिया चिट्ठी लिखा कर लोगों के टिकट काटे गए हैं। सत्यदेव पचौरी जैसे व्यक्ति को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनरल वीके सिंह के साथ क्या हुआ, आज ब्रजभूषण के साथ क्या हो रहा है, आप इसको भी तो समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मंच पे कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ब्रजभूषण का टिकट काट दे, क्योंकि ठाकुर समाज इतना नाराज है, आग बबूला होकर के बैठा है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। नहीं कटेगा ब्रजभूषण का टिकट। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। वो टिकट काटना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण को मनाकर, ब्रजभूषण को कॉन्फिडेंस में लेकर कि हम आपकी पत्नी को, बेटे को, किसी को टिकट देंगे और आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मान जाइएगा। लेकिन आप सोचिए भरत जी, अगर ब्रजभूषण का टिकट कट जाए तो ये कितना बड़ा, आप पत्नी को टिकट दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैसेज चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद पर जो आरोप लगे थे उनके आधार पर कार्रवाई कर दी और ब्रजभूषण का टिकट काट दिया। अभी लोग धनंजय सिंह के जख्म को भुला नहीं पाए हैं, अभी लोग वीके सिंह के जख्म को भुला नहीं पाए हैं। और आप अगर ब्रजभूषण का जख्म दे देंगे तो जो क्षत्रिय समाज में, और अब तो खबरें आ रही कि उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर 1000-2000 की नहीं, 5 लाख क्षत्रियों का बड़ा सम्मेलन बहुत जल्द अगले 2 से 3 दिन में आप देखेंगे भरत जी। तो ये हिलाने वाली खबरें आने वाली हैं। भले ही इस आंदोलन को दबाया जा रहा है, कहीं नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये अंडर करंट चल रहा है भरत जी, और आप देखिएगा इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। 87% दलित समाज 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। 2022 में 43 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर, और आज की तारीख में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार में सूर्य प्रताप शाही कौन है? छत्री है,
मयंकेश्वर शरण सिंह कौन है? छत्री है। जयवीर सिंह कौन है? छत्री है। दयाशंकर सिंह कौन है? छत्री है। उसके बावजूद छत्रियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आप ये सिर्फ टिकट का विरोध नहीं है भरत जी, ये विरोध इस बात का भी है कि राम मंदिर के लिए अयोध्या के जिस गांव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पगड़ी, चप्पल, छाता और मंडप का त्याग किया था, वर्षों, कई पीढ़ियों से उन तक का सम्मान नहीं हुआ, उन तक को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया नहीं गया। क्षत्रिय समाज से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ट्रस्ट में एक भी नाम नहीं था, एक भी नाम। ये नाराजगी इस बात की भी, और मैं ये चंद्रकांत शुक्ला हवा हवाई नहीं कह रहे हैं, ये तो बात छत्री लोग भी पूजा करके क्या करेंगे जब मंदिरों का वो सब दे रखा है, ब्राह्मण समाज के कंधों पर है, तो नहीं, वो क्या करेंगे? नहीं, बात पूजा की नहीं है। 7,000 मेहमान आपने बुलाए थे, उसमें क्षत्रिय समाज के लोग होने चाहिए थे। अगर ट्रस्ट में अनिल मिश्रा हो सकते हैं, अगर ट्रस्ट अब में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति नहीं करती चंद्रकांत जी, इसमें मंदिर में क्या छत्री, क्या वैश्य, क्या शूद्र। भरत जी, उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी एक छत्री को देकर बाकी पूरे छत्री समाज को अपमानित किया जा रहा है। ये आरोप चंद्रकांत शुक्ला के नहीं है, ये आरोप छत्री महासभाओं के हैं, ये आरोप छत्री नेताओं के हैं, और ये आरोप उन लोगों के हैं जो छत्री हितों की बात करते हैं। आज क्यों छत्री समाज के लोग खामोश बैठे हैं? राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर आप अगर देखिए ना, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, छत्री समाज से आते हैं। आज उनके साथ क्या हो रहा है? आज छत्री समाज के उस नेता को विधानसभा स्पीकर बनाकर डिमोशन करने का काम किया गया। भरत जी, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। यानी लगातार अपमानित किया जा रहा है और छत्री समाज इस बात को कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और फिर मैं उसी पे आ रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में जो क्षत्रिय सम्मेलन, जो विरोध के सम्मेलन मेरठ, सहारनपुर से लेकर और मुजफ्फरनगर, मेरठ तक होते चले आ रहे हैं, ये संजीव बालियान को भारी पड़ने वाले हैं। और गुस्सा वहां पर चौधरी अजीत सिंह से नहीं है, चौधरी चरण सिंह से नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी के खिलाफ गुस्सा है। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि जयंत चौधरी खुद मन से चुनाव नहीं लड़ा रहे, संजीव बालियान को नहीं लड़ा रहे, बेमन चुनाव चल रहा है। आप सिर्फ डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना खाना पूर्ति, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। उस खाना की, हाँ हम आपके साथ है, उसको निभाया जा रहा है। उनका फोकस बागपत बिजनौर है और कहीं कोई फोकस ही नहीं है उनका। वो चाहते ही नहीं संजीव बालियान चुनाव जीते। आप सोचिए, अच्छा 2 मिनट के लिए फर्ज करिए संजीव बालियान चुनाव जीत गए, मोदी जी आ गए फिर से, तो मिनिस्टर तो संजीव बालियान बनेंगे ना, जयंत चौधरी को तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो जयंत चौधरी क्यों चाहेंगे कि संजीव बालियान चुनाव जीते? जयंत चौधरी तो ये चाहेंगे पूरी पश्चिम की बेल्ट में एक ही नेता बचे, उसका नाम हो जयंत चौधरी। भाई अखिलेश यादव ने राज्यसभा तो बना ही दिया है, तो मंत्री बनने का चांस तो अपना बनता ही है। तो अगर पश्चिम के नेताओं को जड़ से मिटा दिया जाए, 2, 4, 5 जो भाजपा के नेता हैं उनको डैमेज कर दिया जाए, तो फिर जयंत चौधरी की बल्ले बल्ले। अब पश्चिम में किसी को तो साधना पड़ेगा, और जयंत के पास जाट वोटर है, उनको साधना पड़ेगा, मंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में जयंत चौधरी का मंत्री बन गया? अनुप्रिया के मंत्री क्यों नहीं बनाए गए जबकि उनके ज्यादा विधायक थे? क्यों संजय निषाद को उनके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने दिया गया? जब संजय निषाद ने ज्यादा दबाव बनाया तो भदोही की सीट पर उनके सिटिंग एमएलए वीरेंद्र बिंद को टिकट दे दिया गया। वो भी उस शख्स को दिया गया जो भदोही के रहने वाले नहीं है, जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, जो चंदौली में अपना क्लिनिक चलाते हैं और भदोही में टिकट पा जाते हैं। क्यों दिया गया? रमेश बिंद में क्या खराबी थी? क्यों टिकट काटा गया? अपना दल से कोई मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? संजय निषाद को लड़ने के लिए सिंबल क्यों नहीं दिया गया? ओम प्रकाश राजभर को एक सीट क्यों दी गई? तो कहां सहयोगियों का सम्मान हो रहा है? ये तो बस चुनाव तक का इस्तेमाल है कि इनको इस्तेमाल करिए, अपना काम बनाइए जयराम जी की। ये पूरा गेम तो चुनाव जीतने और हारने का गेम है ना, यहां सम्मान अपमान की बात ही नहीं हो रही है। और जयंत चौधरी से ज्यादा फोकस, एक और बात आपसे कह रहा हूं, जयंत चौधरी से ज्यादा फोकस, ज्यादा सम्मान संगीत सोम और सुरेश राणा को क्यों दिया गया? संगीत सोम के पेट पर प्रधानमंत्री जी ऐसे पेट पर मुक्का मारते हुए, कंधे पर हाथ लगाते हुए नजर आते हैं। क्या कह रहे थे मोदी जी? क्या कह रहे थे मोदी जी? संगीत लड़ो सोम मत, लड़ो मत कह रहे थे, लड़ो मत, मैनेज रहो, गुस्सा मत हो, नाराज क्यों नाराज हो रहे हो, यही कह रहे होंगे ना। बालियान से लड़ो मत, क्यों? और सुनिए, जिस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे और उस कुर्सी से उठकर माननीय मुख्यमंत्री भाषण देने गए, वो भाषण दे रहे थे, उसी कुर्सी पर बुलाकर प्रधानमंत्री ने सुरेश राणा को बिठाया और उनसे बात की।
सुरेश राणा से बात की, सुरेश राणा तो हारे हुए नेता हैं, संजीव बालियान पर आरोप लगाते हैं कि हमको चुनाव हरवा दिया। तो यह भी तो समझना पड़ेगा कि चुनाव जा किस दिशा में रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संजीव बालियान के लिए बहुत मुश्किल है भरत जी, बहुत मुश्किल है। और मैं नंबर 1 पे हरेन मलिक को रख रहा हूं आज की तारीख में। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, जैसे अभी अनुज जी कह रहे थे 8:54 पर मेरा ये आकलन है, 9:13 पर मेरा ये आकलन है। नंबर 1 पर हरेन मलिक, नंबर 2 पर बसपा और नंबर 3 पर ये भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर से। चलिए अनुज जी, कुछ लास्ट में कहना है आपको? मैं बस यही कहूंगा भरत भाई, देखिए दो बातें हैं। पहली तो ये है कि हाँ, अंडर करंट है, साइलेंट वोटर है जो कि खुलकर नहीं आ रहा है। अगर उसको बीजेपी के खिलाफ भी कुछ कहना है तो वो खुलकर नहीं बोल रहा है, अगर हरेन मलिक के खिलाफ भी बोलना है तो खुलकर, एक तबका है और हर चुनाव में हमने देखा है। इस बार थोड़ा ज्यादा है, ये मान लीजिए, ईमानदारी से मैं बात बता रहा हूँ। दूसरी बात जो चंद्रकांत ने कही है, अपना अपना आकलन है, अपनी अपनी सोच है, समझ है, हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर के अंदर तीसरे नंबर पर बैठाना या जगह देना अभी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले और दूसरे की लड़ाई तो समझ में आ रही है, लेकिन तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, जैसा कि चंद्रकांत तय कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पर हरेन मलिक, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे पर बीएसपी, अभी तक यही आ। ठीक है, चलिए चंद्रकांत जी का आकलन समझा आपने और ग्राउंड पर मौजूद अनुज जी का आकलन आपने समझा। और आगे और भी सीटों पर जैसे जैसे जाते जाएंगे अनुज जी, आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी दूसरी टीमें जैसे आगे आगे बढ़ती जाएंगी, हम एक बार शाम को बैठकर उसका आकलन करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्या उन्होंने देखा, क्या वो देख रहे हैं। क्योंकि आपका, दर्शकों, ये जानना बेहद जरूरी है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, जमीन पर क्या चल रहा है। मोदी जी के भाषण में क्या चल रहा है गोदी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड की कंडीशन क्या है वो आपको कहीं से दिखाई और बताई नहीं जा रही। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन भरत यादव ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, क्या आपने अपनी गोदी मीडिया के ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों, मैं तो कहूंगा लाखों ठाकुर समुदाय के लोग आंदोलनरत हैं, वो सम्मेलन बुला रहे हैं, वो जो है धरने दे रहे हैं, लेकिन आपको गोदी मीडिया के ऊपर ये बात नहीं दिखाई जा रही है। कितना ठाकुर समाज का व्यक्ति है जो वीके सिंह का टिकट कटने से नाराज है और वो आंदोलन कर रहा है, पंचायतें बुला रहा है, आपको नहीं दिखाया जा रहा गोदी मीडिया के ऊपर कहीं। वो सारी चीजें आपको उल्टा चश्मा यूसी पर देखने को मिलेंगी। एक्चुअल ग्राउंड पर क्या है, अंडर करंट कितना है, जो गोदी मीडिया एक तरफा बात बता रहा है वो एक्चुअल में है भी या नहीं है, ये रोज आप 7 से 8 के बीच में जहां जहां हमारे प्रतिनिधि, हमारे सहयोगी लोग जाते रहेंगे। एक सहयोगी हमारी बंगाल में है, एक सहयोगी हमारी बिहार में है, एक सहयोगी हमारे मध्य प्रदेश में है, 2 सहयोगी हमारे दिल्ली में है, और लखनऊ में तो हम लोग है ही हैं, वो आप जानते ही हैं। अनुज जी इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और पूर्वांचल, मध्य और बुंदेलखंड भी कवर करने के लिए टीमें निकल चुकी हैं। सबका सार हम आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। हम दावा रिजल्ट का नहीं करते कि क्या निकलेगा, लेकिन हम ये दावा ये जरूर करते हैं कि जो हम ग्राउंड पर बता रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। अभी इस लाइव में हमें इजाजत दीजिए, आगे फिर मिलेंगे कल दूसरे सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।